नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए सीटेट के संबंध में जो एग्ज़ाम को लेकर के जो है टेंशन थी लोगों के बीच में, वो सीटेट ने अब क्लियर कर दिया है। आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट को जो है क्लियर करते हुए बता दिया है कि 8 फरवरी जो है 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर, आज से 3 महीने बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। 8 फरवरी मतलब संडे के दिन था, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपके पास एक कंप्लीट जो है 3 मंथ का जो है टाइम है, और आपके पास यही जो है सीटेट को कंप्लीट जो है तैयारी करने में 3 मंथ का ही समय लगता है, 3 महीने का समय लगता है। तो मैं आज से बिल्कुल कंप्लीट सीरीज शुरू करने वाला हूं। प्रैक्टिस पेपर्स डेली मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा, नए क्वेश्चंस आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा जो कभी अभी तक पूछे नहीं गए हैं, और आने वाले जो है इस एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दूंगा। चाहे वो सीडीपी को हो, चाहे वो ईवीएस को हो, या चाहे एसएसटी से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। और बिल्कुल कंप्लीट जो है हैंड रिटन वाला नोट्स होगा, लेकिन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब आप अच्छे तरीके से डेली आपको अपनी तैयारी करना है, तो आप डेली पेपर्स लगाइए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से डेली आपको नए नए जो है क्वेश्चंस और हर चीज़ें आपको यहाँ पे सीटेट के संबंध में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वीडियो का वो है 40 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अच्छा, जो कई होते हैं ना जिनके अंकल पापा जो हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, और अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है सीटेट पास करना या स्टेट जो है टेट पास करना अनिवार्य किया गया है, जो पिछले कई वर्षों से जो है सीटेट मतलब सरकारी जो है टीचर बन करके जो है नौकरी कर रहे थे, तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कहूँगा कि वो भी इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि यूपी टेट या स्टेट जो है टेट का कोई भरोसा नहीं है, और यहाँ पर आप सीटेट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट करिएगा, बिल्कुल भी आप किस तरीके के जो भी आपको सीटेट के संबंध में कन्फ्यूज़न हो, किसी तरीके का कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस प्रकार की भूमिका होती है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस से संबंध में है, तो यहाँ पे वंशानुक्रम का मतलब है हेरिडिटी। तो हम सभी को पता होगा, आप ध्यान से बातों को समझिएगा, जो किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, किसी व्यक्ति का जो विकास होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दो चीज़ों पे टिका होता है। ठीक है, वंशानुक्रम जहाँ पे जो होता है, वंशानुक्रम जो है किसी व्यक्ति के विकास को आधार प्रदान करता है। ठीक है, आधार प्रदान करता है, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट शब्द है ये उसको दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये आंसर हो गया ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी और बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम से और इन्वायरमेंट से निर्धारित होती है। यहाँ पे वंशानुक्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। अब देखिए अनुवांशिकता, अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सभी गुण जो होते हैं, है ना, वो सभी गुण जो है माता पिता से मिलते हैं। तो ये जो संरचना होती है ये एक स्थिर संरचना होती है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। जो माता पिता से उनके पूर्व माता पिता से मिल रही है वैसे ही। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों में कोई शरीर में कोई दाग है, या कोई जो है मस्सा है, या मोल है, या कोई तिल है, इस तरीके की आपने देखा होगा। तो ये अनुवांशिक संरचना, ये स्थिर रहेगी, ये वंशानुक्रम चलती ही रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहेगी, तो ये एक स्थिर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायनेमिक शब्द है, तो यहाँ पे डायनेमिक क्या है, तो यहाँ पे जो डायनेमिक शब्द है अनुवांशिकता एक जो है स्थिर संरचना है, और यहाँ पे पर्यावरण को हमने यहाँ पे माना है एक गत्यात्मक संरचना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो से एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट जो है निर्धारित होता है। बहुत ही सरल सामान्य सा और सरल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है,
देखिए हम शुरू से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैं जो पेपर आपको दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट सिलेबस आधारित पेपर है, मतलब सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चंस देने का प्रयास करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप सिलेबस आधारित जो है पेपर लगाते जाते हैं और धीरे धीरे आपके जब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेबस ही उन क्वेश्चंस के आधार पे तैयार हो जाता है। तो जो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं वो बिल्कुल टॉपिक पहला है, सिलेबस आधारित पहला ही है, जिसे हम विकास और वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक जो वातावरण होता है जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट, निर्मित करने से एक शिक्षक को डैश डैश क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं, पॉजिटिव जो है वाइब प्रदान करते हैं बच्चों को जो है, तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, है ना। तो ये निर्मित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ये इस प्रकार के है। तो यहाँ पे देखिए समूह गतिविधियों के दौरान जो है समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना, कि समाज मतलब सोशियोमेट्री के आधार पर, है ना। ये जो तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सकारात्मक अंत वाले जो है कहानियाँ सुनाना, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सुबह जो है बच्चों को अभिवादन प्रदान करना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य जो है सुनिश्चित करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमें एक क्लास में टीचर के तौर पे एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने आप को सेफ महसूस करें, अपने आप को प्रेरित महसूस करें, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करें, है ना। समानता का सरोकार हो, बच्चों टीचर को बच्चों के साथ जो है उनकी एक्टिविटीज़ में भाग लेनी चाहिए, बच्चों की जो है छोटी मोटी क्रियाओं पर जो है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, शिकायत करने की जगह उन्हें जो है प्रोत्साहन जो है देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी अन्य बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये सारी जो है एक्टिविटीज़ करा करके हम जो है सकारात्मक जो है वातावरण एक क्लासरूम में डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सभी जो है शब्द जो मैंने आपको बताए हैं वो सभी शब्द जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ लीजिए सीटेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। और मैंने पियाजे के संबंध में एक कंप्लीट वीडियो दिया है, उस कंप्लीट वीडियो थ्योरी को आप पढ़ करके पूरा का पूरा पियाजे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और कोई भी पियाजे के संबंध में आपसे कोई क्वेश्चन बताए, बारीक से बारीक जो है क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप परेशान मत होइए, मैं पुनः जो है उसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड करते हुए फिर से जो है अब चूंकि नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 3 महीने में आप बिल्कुल कंप्लीट रूप से जुड़े और कंप्लीट रूप से अपनी तैयारी को जो है शुरू करें, ठीक है, हमारे साथ जुड़ करके। तो मैं आपको वहाँ पे फिर से करा दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। अब यहाँ पे एक ही चीज बोला है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो जहाँ पे अमूर्त रूप से बच्चा सोचे, हाइपोथेटिकल रूप से सोचे, मतलब इमेजिनेशन आधारित चीज़ों को जो है चीज़ों से जो है अपने जो है तार्किक चिंतन कर रहा हो, तो ये अवस्था होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये 4th नंबर का चरण है। तो पियाजे ने 4 चरण प्रस्तुत किए थे। पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे बच्चा जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, किसी भी चीज में तर्क करने लगता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, कि भविष्य की संभावनाओं पर विचार प्रस्तुत करने लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे के किस अवस्था में बच्चा जो है भविष्य की संभावनाओं पर विचार प्रस्तुत करता है, तो आपको आंसर देना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। भविष्य की संभावनाओं का मतलब होता है जो आज में मौजूद नहीं है लेकिन भविष्य में आगे आने वाले समय मौजूद, जैसे आज की टेक्नोलॉजीज है ना, ये सब भविष्य की संकल्पनाओं का ही तो विचार है। और ये जो चीज़ें आती हैं आज के समय में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब किसी व्यक्ति की सोच का परिणाम होता है। और वो सोच जो है अमूर्त होती है ना। वो बैठा सोचता कि यार मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा कि वो जो है
अपने आप चीज़ों को जो है सॉल्व कर लेगी, अपने आप जो है चीज़ों को जो है फोटो में अपने चेहरा दूंगा और मैं कुछ भी उससे क्रिएट करा दूंगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता जिसे कहते हैं मल्टी लैंग्वेज जो है कैरेक्टर को डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए, भारत के समाज जो है वहाँ पे बहुभाषिता है। देखिए, समाज में बहुत भाषी वाले लोग रहते हैं। हिंदी बोलता है कोई, जो है पंजाबी बोलते हैं, तो कोई जो है हरियाणवी बोलता है, तो कोई जो है दिल्ली की भाषा ठेठ बोलता है, तो कोई जो है भोजपुरी बोलता है। इस तरीके की कई बात, तमिल साउथ में चले जाएंगे, तमिल है, इस तरीके की कई भाषाएं बोली जाती है इस देश में, है ना। भारत में जो है तकरीबन 22 भाषाओं को जो है सरकारी जो है संविधान में मान्यता जो है दे रखी है, संविधान में उल्लेख मिलता है 22 भाषाओं का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो भाषा विशेषता है इसको हमें किस रूप में देखना चाहिए, तो हमें इसको जो है एक समृद्ध जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक जटिल अनुभव के रूप में देखना चाहिए, ना कि इसे बाधा के रूप में देखना चाहिए, ना इसे चुनौती के रूप में देखना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखेंगे। जो भाषा होती है, अगर किसी व्यक्ति में बहुभाषिता की जो क्षमता होती है, मतलब एक बच्चा जो हिंदी भी बोलता है उदाहरण के तौर पे और पंजाबी भी बोलता है ना, तो आप समझिए इन दोनों भाषी के बीच में वो एक ब्रिज का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, एक तो हिंदी की तो समझ है ही है, संस्कृति की समझ है, दूसरी भाषा की संस्कृति की भी समझ जो है बेहतर होगी और विविधताओं की भी समझ बेहतर होगी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ तक जो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा, आई गेस। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बच्चे को बताया गया कि जो देखिए तुम्हारे जो समाज के लोग हैं या तुम्हारी जाति के लोग हैं या तुम्हारे धर्म के लोग हैं, इसी तरीके समझ लीजिए, वो उस जो है इस एजुकेशन सिस्टम में जो है बहुत निम्न जो है स्तर पे कार्य कर रहे हैं, मतलब उनका प्रदर्शन बहुत कमज़ोर है, बहुत हल्का है, उनके जो है नंबर कम आते हैं ऐसे लोगों के। तो इस रूढ़िवादिता या परिणामिक जो है रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या पहल करना चाहिए। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि भैया अरे यार तुम्हारे टाइप के लोग तो जो है कुछ जीवन में किए हैं, बताओ, है ना। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कहते हुए आसपास कि अरे यार तुम्हारे समाज में कौन क्या है, तुम लोग तो बस बैठे बैठे खा रहे हो और कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित उनको कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ना कि उसे पढ़ाई छोड़ करके जो है सलाह देनी चाहिए, ना ही जो है प्रतियोगिता कि मेरे से प्रतियोगिता करा लो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। वैलिड जो पॉइंट होगा वो है संबंधित कहानी, और यहाँ सामाजिक जो है वर्गों के बारे में विभिन्न जो है रोल मॉडल्स को के संबंध में, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर सकते हैं आप, है ना, अंबेडकर के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। ये महिलाओं के संबंध में जो है ऐसी महिलाओं का जो है आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने जो है बहुत अचीव किया है, जैसे आप किरण बेदी का नाम ले सकते हैं जिन्होंने पहली आईपीएस महिला थी। आप जो है आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो मुर्मू का जो है नाम ले सकते हैं। तो इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम ले सकते हैं, तो क्योंकि वो पहली आदिवासी जो है महिला राष्ट्रपति हैं इस देश की। तो इस तरीके से कुछ कहानियों को, रोल मॉडल को प्रस्तुत करेंगे तो उनके भी जो है अंदर जो है कुछ जिज्ञासा होगी अपने रोल मॉडल के बारे में सुन करके वो भी प्रेरित हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए। अब समावेशी कक्षा है मतलब ऐसी कक्षा जहां पे विशेष बालक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस दो ही पॉइंट याद रखिएगा, समावेशी कक्षा का नाम आ जाए तो विशेष बालक और सामान्य बालक ये दोनों इसमें पढ़ते हैं। विशेष बालक जो होता है जिनको आँख, कान, नाक, हाथ, पैर जो है इनकी कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, है ना। और सामान्य बालक के साथ साथ जो है यहाँ पे एक प्रतिभाशाली बालक भी देखने को मिल जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। तो ये समावेशी कक्षा जहाँ पे सभी टाइप के जो है बच्चे आपको जाति, धर्म और वर्ग और बौद्धिक विशेषताओं के आधार पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए भाई, टीचर को ये करना चाहिए कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं अपाहिज बच्चा या मंद बुद्धि बच्चा के रूप में संबोधित करें या वर्गीकरण करें, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। असक्त जो है अधिगमकर्ता के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करनी चाहिए। या फिर हमें ये करना चाहिए
कि ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यता होती है और उसकी अपनी क्षमता होती है और उसकी क्षमता के अनुसार वो सीखेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी योग्यता है, उसकी अपनी क्षमता है सीखने की। इस बात का अगर ध्यान रखे तो यही यहाँ पे बेस्ट होगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया? तो मौलिक अधिकार बनाया गया मतलब मूल अधिकार दिया गया, तो वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसके तहत 21 का जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जहां पे ये बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी और हर बच्चा उस जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का हक रखता है। इसके तहत जो है आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में तो आप एडमिशन करा ही सकते हैं, वहाँ पे तो आपको फीस भी देने की ज़रूरत नहीं। तो आरटी के तहत अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो दिसंबर, ध्यान रखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में फॉर्म आता है आरटी का पूरे जो है देश में। अगर आप यूपी में रहते हैं तो मैं यूपी का डेट बता सकता हूँ, आगे पीछे अन्य जो है स्टेट का आगे पीछे हो सकता है। तो यूपी में अगर हैं तो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर में फॉर्म आएगा और हर महीने ये फॉर्म आता है। आप 1 से 19 दिसंबर के बीच में अपने बच्चे का फॉर्म भर दीजिए आरटी के तहत, आरटी के साइट में जाइए, वहाँ से भर दीजिए। केवल सिर्फ 2 सर्टिफिकेट लगते हैं, एक आय प्रमाण पत्र आपका 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पे 200 रुपये में बन जाता है। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहाँ का भी आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वहीं का आधार कार्ड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके गांव का आधार कार्ड हो और आप कानपुर में जो है पढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके बच्चे का एडमिशन वहीं पे होगा जहाँ का आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है। अगर ये 2 चीज़ें हैं, निवास प्रमाण पत्र है और आपके पास 1 लाख रुपए से कम की आय का जो सर्टिफिकेट है, तो आप महंगे से महंगे स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ के संबंध में, आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है कि, देखिए पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज कर रहा है, ये कथन जो है सामाजिक अवतरण से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने बी सही लगाया वो सभी हैं। जो जेंडर रोल्स होते हैं आज के समय में, जेंडर रोल्स जो होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। जो जेंडर रोल्स होते हैं कि लड़का क्या करेगी और लड़का क्या करेगा, ये समाज बताएगा, ये समाज द्वारा निर्धारित होती, जन्म द्वारा निर्धारित होती। लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगा। डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना अक्सर आपने कि लड़कियों की तरह नाचता है बेफालतू में, है ना, कुछ और मर्दों वाला आदमी का कुछ काम करेगा, ऐसे तो कई बार आपने देखा होगा हमारे समाज में कुछ लोग हैं। तो इस तरीके के जो रोल्स की बात करें तो ये जो है जेंडर रोल्स कहलाते हैं। लैंगिक एक जो है सामाजिक अवतरण माना जाता है। वहीं पे अगर हम सेक्स की बात करें, लिंग की बात करें, सेक्स जो होता है, लिंग जो होता है, ये क्या होता है, तो ये एक जैविक अवतरण है। ध्यान रखिएगा, जैविक अवतरण है। जैविक अवतरण का मतलब होता है जो है जैविक जो है अवतरण है मतलब जो है एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैविकता द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे बात समझ गए। तो अगर आपको ये 2 बातें याद आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंग जो है वो जैविक है कि जो है सामाजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के संबंध में अगर आपको कोई बात नहीं मतलब आप क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही या मुझसे भी कोई गलती हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, मैं कोई गलत क्वेश्चन का आंसर बता दूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए अल्बर्ट बंडूरा का संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो केवल अनुभव से नहीं सीखते। ध्यान रखिएगा, बच्चे केवल अनुभव से नहीं सीखते, वो सामाजिक रूप से भी सीखते हैं, वो अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण, ये 2 शब्द ध्यान रखें। सामाजिक रूप से, सामाजिक अधिगम है तो सामाजिक अधिगम की बात हो रही है भाई, लोगों से मेल जोल करके सीखेंगे। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, देख करके सीखना, सुन कर, देख कर सीखना, सुन कर सीखना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा।
और अल्बर्ट बंडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली बात, अगला क्वेश्चन, बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं ये संबंधित है पियाजे से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। और बच्चों के संबंध में पियाजे ने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक की भी संज्ञा दी है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था मतलब पहला चरण के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो पहली अवस्था जिसे कहते हैं हम संवेदी प्रेरक अवस्था, इस अवस्था की जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष होती है, और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, बाय यूजिंग द सेंसेस। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक जो है तत्व नहीं है? तो देखिए पियाजे की बात हो रही है, तो पियाजे ने जो है वो फीलिंग के संबंध में कोई भी कथन नहीं कही। सामाजिक संचरण, संतुलीकरण और परिपक्वता मैच्योरिटी, इन चीज़ों के द्वारा एक व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है निर्धारित होता है। और यहाँ पे संतुलीकरण जो शब्द है ये दो चीज़ों से बीच में है, दो चीज़ों का बीच में है। वो क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं फिर से कहूँगा बहुत बहुत, जिसे कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसात हो सकता है या आत्मसातीकरण, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, इससे मिलता जुलता शब्द आ जाए तो आप नोट कर लेना, आत्मसातीकरण। और दूसरा है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। क्या होता है? एकोमोडेशन। अब ये बात याद रखना, समायोजन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी नई सूचना, नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में शामिल कर देना, या फिर नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल कर देना ही एसिमिलेशन है। जैसे कुत्ता, बच्चा जानता है कि कुत्ता एक एनिमल है, एक दिन उसने और देखा कि उसने देखा हॉर्स, तो वो ये जान गया कि हॉर्स भी एक एनिमल है, तो उसने जो है नई जानकारी को अपने मौजूदा जानकारी स्कीमा में, स्कीमा मतलब होता है जो आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसी को स्कीमा कहते हैं, उसमें शामिल कर देना। और समायोजन में क्या होता है कि नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में शामिल करना और संशोधन करना। जैसे जैसे उसने देखा कि कुत्ता और हॉर्स जो है एक जानवर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे फिश जो है ये एक एनिमल है, लेकिन यह एक वाटर एनिमल है। तो इस रूप में यहाँ पे इसने संशोधन ये किया कि फिश एक वाटर एनिमल है और बाकी के जो दो हैं, कुत्ता और हॉर्स जो घोड़ा है, वो एक एनिमल है जो लैंड पे चलते हैं और वो पानी पे चलते हैं। तो यहाँ पे उसने संशोधन किया ना, इस तरीके के। और इन्हीं दोनों के बीच का जो संतुलन होता है वो संतुलीकरण कहलाता है, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन कहते हैं या बैलेंस कहते हैं। आमतौर पे इक्विलिब्रेशन जो है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। देखिए क्वेश्चन मैंने दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल अपना ऐसा समझ लीजिए कि भाई मैंने जो बताया है उसको नोट कर लो। ठीक है, तो मैं बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई भी मेरे पढ़ाने में संबंध में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या मेरी भाषा समझ नहीं आती, या मैं क्वेश्चन को ज़्यादा समझाता हूं, या मैं तेज बोलता हूं, किसी तरीके की भी जो है ऑडियो सुनने में जो है दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे संशोधन है, यहाँ पे तुरंत आंसर लगा देना है समायोजन। जैसे ही आए तो यहाँ पे इसका मतलब है कि नई जानकारी को मौजूदा जो है स्कीमा में शामिल करना और उसको संशोधित करना। यहाँ पे इसी का मूल अर्थ निकलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो भाषा विकास की बात करें तो वहाँ तुरंत आपको लगाना है चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा के संबंध में कहा है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जन्मजात होती है।
बाई बर्थ होती है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जन्मजात होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? मतलब किसको इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है? तो वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, बच्चों के सीखने में समाज और संस्कृति को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। तो समाज और संस्कृति यहाँ दिया हुआ है, उसके साथ साथ भाषा को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना, लेकिन जैविक जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी उन्होंने उपेक्षा की है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार ही अगर हम बात करें कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं ZPD नाम देते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है क्या? तो यहाँ पे इसका मूल अर्थ निकलता है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच का जो अंतर होता है, इसी को हम नाम देते हैं ZPD। ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए ये कर दें और मैं आपके लिए यह कर दूंगा। तो ये बच्चा जो है कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के संबंध में मैं एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, बाकायदा थ्योरी प्लस MCQ, इतने थ्योरीज और इतने पॉइंट्स जो बिल्कुल सरल शब्द में बताए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थ्योरी करने के बाद आपको मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन MCQs के भी कराए हैं, नए पुराने प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन कराए। इससे क्या होगा कि आपको कोहलबर्ग जो है बिल्कुल रट जाएगा। अब जब रट जाएगा तो आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो कोहलबर्ग की जो नैतिक वाला ये वाला जो बात है यहाँ पे, तो ये जो सिद्धांत आता है ये आता है पहला चरण, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जो इसके अंतर्गत दो उपचरण होते हैं, जहां पे एक दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण होता है और दूसरा सहायक जो है उद्देश्य अभिमुखीकरण होता है। ये जो दोनों पॉइंट हैं ये प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। और पहला वाले में क्या होता है, बच्चे को ये बताया जाता है कि अगर ये काम गलत करेगा तो उसको दंड मिलेगा, तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा वाले पालन वाली हरकतें करता है। ठीक है, कि चोरी नहीं करना, ये मैं ये हरकत करूंगा तो मम्मी मुझे मारेगी या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इस तरीके के। तो यहाँ पे लेकिन बात कही गई कि आप मेरे लिए ये कर दे, मैं आपके लिए करूंगा, तो यहाँ पे सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण आएगा। पहला चरण है, पहला चरण में जो दूसरा उपचरण है इसके अंतर्गत आता है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। यहाँ पे बात यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो होता है स्वार्थी होता है बच्चा एक तरीके से, यहाँ पे स्वार्थ और आदान प्रदान से चीजों का निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? अब देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की भी आलोचना हुई थी, तो इनकी जो सिद्धांत था बढ़िया था, सब कुछ सही था, लेकिन इनके सिद्धांत में एक ही कमी थी कि इन्होंने जितने भी उदाहरण दिए पढ़ाते हुए समझाते हुए थ्योरी को, तो इन्होंने जितने भी उदाहरण दिए वो पुरुषवादी थे, पुरुषों को ज़्यादा शामिल करके, पुरुषों को ज़्यादा क्या, पुरुषों को ही शामिल किया, और उसके आधार पे इन्होंने नैतिकता का निर्णय लिया कि अब भाई देखिए, पुरुष के नैतिकता के जो मानक होते हैं वो अलग होते हैं। अब महिलाओं को इन्होंने शामिल ही नहीं किया उस जो है फॉर्मूला में, तो महिलाओं की नैतिकता के जो सिद्धांत होते हैं वो उनके अलग होते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में जो है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को इन्होंने महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे दो बातें आप याद रखिएगा, आलोचना की अगर बात आ जाए तो पुरुष और महिला में विभेद करने की वजह से यहाँ पे पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया, महिलाओं को नहीं दिया। दूसरा, सांस्कृतिक पहलुओं को भी महत्व नहीं दिया, यहाँ पूर्व की संस्कृति को महत्व नहीं दिया, लेकिन अपनी जो पश्चिम की संस्कृति है ना, वहाँ को महत्व दिया। भाई अब मैं कानपुर में रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, है एशिया का जो है कॉन्टिनेंट का एक देश है। अब एशिया के देशों के जो लोगों का मानक है नैतिकता के संदर्भ में वो अलग है, और पश्चिम के लोगों का मानक अलग है, तो इसको भी इन्होंने महत्व नहीं दिया। इन दो बातों को, अगर इन दो बातों को याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस तरीके का होता है?
तो एक जो रचनात्मक कक्षा कक्ष होता है, जहाँ क्रिएटिविटी जो है क्लासरूम जो होती है, वहाँ पे टीचर द्वारा पुनर्वलन किया जाता है या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो रचनात्मक कक्षा में क्या होता है, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं और स्वयं से अपने कार्य को करने का, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। यही इसका मूल अर्थ। रचनात्मक अगर शब्द आ जाए तो यहाँ पे इतना याद रखना, सक्रिय शब्द याद रखना, और जो है स्वयं की क्रियाओं के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना। ऐसे अगर दो चार बातों को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मिलता जुलता ही शब्द वो दे पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे निष्क्रिय दे दिया है ना, यहाँ पे उद्दीपन, अनुक्रिया, ऐसा कोई मतलब नहीं। जिन शब्दों को आप जानते नहीं उसको तुरंत काट देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो संबंध है ये संबंधित है सिगमंड फ्रॉइड से। किससे है? सिगमंड फ्रॉइड से। अब सिगमंड फ्रॉइड ने जो है मनोलैंगिक जो है सिद्धांत दिया था, या फिर दूसरा नाम कहें तो मनोरचनात्मक सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो तीन घटकों से मिलकर बना है। उन तीन घटक के नाम पहले ही दिए गए हैं। इदम, जिसे कहते हैं हम इड, ईगो और सुपर ईगो। ये शब्द आप अच्छे तरीके से रट लेना। और जिन इच्छाओं की हमारे अंदर पूर्ति नहीं होती, या जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही क्योंकि हमें नैतिकता ने रोक रखा है, उसे हम सुपर ईगो का नाम देंगे। जैसे अब मान लीजिए आपको लड्डू खाने की इच्छा है। अब भाई लड्डू खाने की इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को हम पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो नैतिकता ने आपको इस शुगर के चक्कर में रोक रखा है। या फिर आपको लड्डू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी के घर में बैठे हुए हो और उसके यहाँ डब्बा तो रखा है लेकिन लड्डू नहीं खा सकते, तो किसने रोक रखा है? नैतिकता ने रोक रखा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं सुपर ईगो में, इन जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। यहाँ पे आदमी जो है मोरल ड्यूटीज पे ज़्यादा ध्यान देता है ना, ये बात याद रखिएगा। ईड में क्या होता है, ये क्या होता है, ये वासनाओं का भंडार होता है। इसमें इच्छाओं का और वासनाओं का भंडार होता है। और ईगो में क्या होता है, जो समाज को ध्यान में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो समाज को ध्यान में रख करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना वो ईगो में आएगा, ठीक है। और जिन इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं सकती, भाई बहुत पैसा कमाना है हमको, भाई बहुत पैसा कमाना है, लेकिन चोरी थोड़ी ना कर लूँगा, ये जो भाई खून थोड़ी ना करूँगा, ऐसे जो इच्छाएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, मोरलिटी की बातें आ जाए तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे को संकेत देना, जैसे ABCD पढ़ाते हुए बच्चा जो है C के बाद भूल जा रहा है, तो आपने संकेत दिया कि भैया D आता है बेटा। D के बाद वो बोला EF, फिर उसके बाद G भूल गया तो आपने बताया G है। तो आवश्यकता पड़ने पर इस तरीके के सहयोग को हम पाड़ नाम देंगे। इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अगर इंग्लिश में नाम याद रखें तो ध्यान रखिएगा, स्कैफोल्डिंग इसे नाम कहते हैं, पाड़, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है मचान। और ये जो तीनों शब्द मैंने आपको दिए हैं ये संबंधित है वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी जो है किसका एक लक्षण है। अब यहाँ पे लिखावट की बात हो रही है, मतलब एक लेखन विकार की बात हो रही है। तो बच्चा जो है लिखने में बेकार है, वो बहुत ही घटिया राइटिंग में लिखता है, शब्दों को उलट पुलट करके लिख देता है ना। W को M लिख देगा, 3 को E लिख देगा, इस तरीके के शब्दों को जो है करता है। A उल्टा लिख देगा, B उल्टा लिख देगा, तो ये कहलाता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया, जहाँ पे बच्चा पढ़ने में विकार हो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, और जहाँ पे मैथ की गणनाओं में दिक्कत हो रही हो, मैथ की गणनाओं को समझने में दिक्कत हो रही हो, उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, और जहाँ लिखावट में दिक्कत हो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफिया से याद रखिएगा, ग्राफिया मतलब ग्राफ याद रखिएगा, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ तो जब लिखते हो ना तभी तो पैराग्राफ चेंज करते हो, है ना, इसी तरीके से तो होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आएगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आता है बुद्धि के अंतर्गत, और बुद्धि के अंतर्गत एक सिलेबस का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक दिया गया है। इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं। तो हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। हावर्ड गार्डनर जिन्होंने जो है
बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है थ्योरी दी थी। इसके तहत इन्होंने बताया था बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है कि एक प्रकार हो, बुद्धि कई विलक्षण योग्यताओं का परिणाम है, कई विलक्षण योग्यताओं का, एक व्यक्ति में एक से अधिक जो है विलक्षण योग्यताएं हो सकती हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। वो 8 प्रकार की बुद्धि के नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जो नहीं है वो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को इन्होंने बुद्धि का नाम नहीं दिया था। भाषा को बुद्धि का नाम दिया था, है ना। अंतः वैयक्तिक संबंध को बुद्धि का नाम दिया था, अंतर वैयक्तिक कौशल को जो है बुद्धि का नाम दिया था। बाकी जो है सृजनात्मकता को यहाँ पे काट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा जो सिद्धांत है, सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर, और विशिष्ट बुद्धि जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, उपस्थिति का समर्थन करता है। अब यहाँ पे बुद्धि का जो सिद्धांत है वो 2 फैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, इसका मतलब है द्विखंड का सिद्धांत। स्पीयरमैन ने द्विखंड का सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने द्विखंड। इसके तहत इन्होंने जो है जनरल फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि, जो दिनचर्या में हम डेली जो है दिनचर्या में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और विशिष्ट बुद्धि मतलब कुछ व्यक्ति में कुछ जो है स्पेसिफिक जो है इंटेलिजेंस भी होती है। जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा है ना, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है, और कोई खाली स्थान को समझने में अच्छा है। इस तरीके की जो है स्पेसिफिक बुद्धि का नाम दिया था। तो यहाँ पे द्विखंड का सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम जो है किसने दिया था। अब लॉ ऑफ रेडीनेस जो है इसका संबंध किससे है, तो ये जो संबंध है ये सीखने से संबंधित है। किससे? सीखने से संबंधित है। इसका संबंध सीखने, तत्परता, जब आप किसी चीज में तत्पर हो जाते हैं, किसी कार्य को सीखने में तत्पर हो जाते हैं, तो आपके सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये संबंध है थॉर्नडाइक से। तो सीखने के इन्होंने 3 नियम दिए थे, किसी के प्रभाव में आकर के जो है सीखना, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के जो है, जैसे आपने सीखने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटे बच्चे से कहा कि ये अगर तुमने काम कर दिया तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा, तो वो बच्चा कर देता है। तो प्रभाव में आकर के वो अपने सीखने की क्रिया को बढ़ा। अक्सर आपने बच्चों से कहा है ABCD सुनाओ, और बच्चा कहता है बट नहीं सुनाऊंगा मैं। फिर आप कहते हो मैं टॉफ़ी दूंगा, तो वो ABCD सुना देता है। तो प्रभाव में आकर उसने सीखने की चीज़ बताई, ये यहाँ। दूसरा है अभ्यास, आप निरंतर किसी चीज़ का डेली अभ्यास करें, आपकी सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो बस इसी चीज़ को, इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। सीखने का, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो मैं आपको थॉर्नडाइक का ये नियम आपको बता रहा हूँ। डेली अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तत्परता दिखाएं, किसी चीज़ में रुचि दिखाएं मतलब इंटरेस्ट दिखाएं। जैसे आप तत्पर होंगे, आप डेली पेपर लगाएंगे, आप इन पेपर को लगाने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, पेपर को लगाने में संयम दिखाएंगे, बहुत आराम से, ध्यान से। ऐसा नहीं कि लबराना जिसे कहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी भागम भाग मचाए पढ़ दो, है ना, एकदम से जो है 30 क्वेश्चन को जो है 5 मिनट में लगाओ, पता चला बाद में कह दो सर मैंने 18 क्वेश्चन सही किया। अरे 18 नहीं, तुम अगर ध्यान से धीरे धीरे काम करते तो 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे। तो कई बार क्या होता है, ह्यूमन जो एरर चीज़ होती है उसकी वजह से हमारे कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी की वजह से। तो यहाँ पे तत्परता, अभ्यास और चीज़ के प्रभाव में आकर के हमको सीखना है। क्या है प्रभाव? जैसे हमें सीटेट निकालना है ताकि हम जॉब पा सकें, उसकी वजह से हम सकारात्मक परिणाम जो है देने लग जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसका संबंध है, ठीक है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये बहुत आसान है, परंतु सही जो व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है किससे? तो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कई लोग जो है जरा सी कोई बात नहीं हो एकदम से भड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो नाराज जो होते हैं एकदम से, उनको ये नहीं पता होता कि भाई इस व्यक्ति से ऐसे नहीं बात करना चाहिए, इस व्यक्ति से ऐसे बात करना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखना, सही माहौल देख करके बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये उनके इमोशंस का कंट्रोल नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग जो है ज़्यादा जो है इमोशनल के जो है वो होते हैं, एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, एकदम से जो है कुछ भी बोल जाते। तो संवेगात्मक विकास से इसका संबंध है, ना कि सामाजिक सतह से है, संज्ञानात्मक सतह से है, शारीरिक विकास से है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। 28वां क्वेश्चन है, अधिकांश जो है व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है,
बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं बहुत औसत बुद्धि होते हैं, मतलब आईक्यू जो है उनका 90 से 110 के बीच में होता है। अब बहुत कम लोग जो प्रतिभा संपन्न होते हैं जिनका आईक्यू जो होता है वो 120 से अधिक होता है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, मतलब उनका आईक्यू जो है 75 से कम होता है, लेस देन जो है होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये कथन जो है डॉट 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 के प्रतिस्थापित जो है सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बुद्धि के वितरण से संबंधित है। ठीक है, तो किसी का जो बुद्धि, किसी का आईक्यू 90 है तो किसी का आईक्यू 70-75 है, तो किसी का आईक्यू 120-140 भी है। तो ये बुद्धि के वितरण से संबंधित है। और ये बुद्धि का वितरण किस पर टिका होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दो चीज़ों पे ये कंप्लीट रूप में टिका होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का हेरिडिटी अच्छा है और उसको सही वातावरण दिया जाए सीखने के संबंध में, पढ़ने के संबंध में, तो वो जो है विकास की प्रक्रिया या सीखने की क्षमता या अपना आईक्यू को बढ़ा सकता है। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे वो थे यहाँ पे कैटल। ठीक है, यहाँ पे इसको जो सिद्धांत कहते हैं इसको हम फ्लूइड एंड जो है क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, जिस फ्लूइड का संबंध जो है आनुवांशिकता से है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन मतलब आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी के साथ उसके साथ जुड़े, उसमें क्वेश्चंस को सोचे, उसका समाधान उत्तर देने का प्रयास करे। तो सृजनात्मकता चिंतन तभी होगा जब हम उससे ये कहेंगे कि आप इस प्रश्न को कितने तरीकों से हल कर सकते हो। और इस सृजनात्मक चिंतन को हम किस नाम से जानते हैं? आप सारी प्रश्न के रूप में जानते हैं। तो किसे कहते हैं? अपसारी प्रश्न, मतलब इस प्रश्न का आप कितने प्रकार से हल कर सकते हो, है ना। तो व्यक्ति के जो मूल्यांकन का बेस्ट तरीका यही होता है कि भाई कौन सा बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है, इस बात से निर्धारित होता है कि ये उन प्रश्नों का कितने तरीकों से उत्तर दे पा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके का आज का जो वीडियो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। कुछ भी कोई भी कमी लगती हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो सीटेट पास कराना चाहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैं आपको थ्योरी दूंगा तो वो बहुत ही सरल भाषा में थ्योरी होगा। अगर आपने किताब पढ़ी तो आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको जब मैं थ्योरी आपको दूंगा, अपनी जो है पीडीएफ मैं खुद बना के दूंगा, तो आप उन चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा नाम जो है मोहित चक्रवैश्य है और आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।